नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नकबा। देश की बात में शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली में ये होने वाला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में तीनों नगर निगम को एक करने के एक विधेयक को मंजूरी दे दी है और इसी संसद सत्र में इस बिल के पेश किए जाने की संभावना है। इसके लिए ये तर्क दिया जा रहा है कि दिल्ली के लोगों को जो नागरिक सुविधाएं हैं वो बेहतर तरीके से मिलेंगी, उनको बेहतर तरीके से उनका वितरण किया जा सकेगा अगर तीनों नगर निगम जो हैं वो एक हों। ये संशोधन मौजूदा तीनों निगमों को मिलाकर दिल्ली के एकीकृत नगर निगम का प्रावधान देता है। दिल्ली में कुछ ही दिनों पहले एमसीडी चुनाव होने थे जो कि टले हैं, जिसे लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार आमने सामने है। केजरीवाल सरकार का यह आरोप है कि बीजेपी एमसीडी का चुनाव कराना ही नहीं चाहती। हालांकि अब इस संशोधन और सीधे एमसीडी चुनाव में कोई सीधा संबंध नहीं है और इसी बीच एमसीडी को लेकर यह बड़ी खबर आई है कि अब एमसीडी का एकीकरण होगा। केंद्र सरकार की तरफ से एमसीडी को एक करने की जो तैयारी है, ये बीजेपी की पुरानी मांग रही है। बीजेपी ने इस एकीकरण की मांग को पहले 2014 में उठाया था, 2017 में भी उठाया था और अब बीजेपी इस प्रस्ताव से कि एकीकरण होगा काफी उत्साहित है। तीनों निगमों के एकीकरण का केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इस फैसले से निगम मजबूत होगा। निगम दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम कर पाएगा। तीनों निगमों में जिस तरह से पिछली दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में निगम को फंड नहीं देकर निगम का काम रोकने की कोशिश की, अब निगम जब एक होगा, दिल्ली की जो छोटी छोटी गलियों में निर्माण कार्य होने हैं, सड़कों के निर्माण कार्य होने हैं, नाले नालियां बनने हैं, उन कामों में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी और दिल्ली नगर निगम में लगभग 2.5 लाख सफाई कर्मी और टीचर्स और निगम के कर्मी काम करते हैं, उनको समय पर सैलरी मिलेगी। देखिए, यूनिफिकेशन और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। यूनिफिकेशन आप कभी भी कर सकते हो। एक्चुअली यूनिफिकेशन तो एक टैक्टिस है जिसके माध्यम से बीजेपी दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव नहीं कराना चाहती है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। 15 सालों में दिल्ली की एक भी गली साफ नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत बड़े बदलाव के इंतजार में है एमसीडी के अंदर और अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी समय पे नहीं कराती तो ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अपमान है। तो हमारी एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी, आप यूनिफिकेशन के टैक्टिस से भागो मत, चुनाव से आइए, चुनाव करते हैं, दिल्ली की जनता तय करे कि आगे का भविष्य क्या होगा। तो ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये जो यूनिफिकेशन या एकीकरण का मुद्दा है वो दरअसल चुनाव को टालने का पैंतरा है। दिल्ली एमसीडी 2012 में शीला दीक्षित की सरकार के समय 3 हिस्सों में बटी थी। इसे साउथ, नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बांटा गया था और अब इसे एक करने से आखिर फायदा क्या है, किस तरह का फायदा बीजेपी को नजर आ रहा है या फिर इससे आम आदमी पार्टी को किस तरह का नुकसान नजर आ रहा है, क्यों वो इसे जोड़कर देख रहे हैं एमसीडी चुनाव से। हालांकि एमसीडी चुनाव से इसका सीधा कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल इसमें नफा नुकसान क्या होगा, दिल्ली की जनता का क्या होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुलदीप कुमार जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के और हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय जौली, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। विजय जौली जी, आप लोगों की ये मांग रही है हमेशा से कि एकीकरण हो, तीनों निगमों को मिला दिया जाए। सबसे पहले ये बताएं कुछ साफ पॉइंट्स में जिससे कि दर्शकों को भी समझ में आए कि इससे क्या फायदा होने वाला है। आप लोग इस प्रस्ताव से काफी खुश हैं। देखिए, 2011 के अंदर कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही आदरणीय शीला दीक्षित जी ने दिल्ली की एक नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया था और सही ढंग से इन दिल्ली नगर निगमों को ना बांटने के कारण जो कि साउथ, ईस्ट और इसके साथ साथ पूर्वी दिल्ली के अंदर और दक्षिण दिल्ली के अंदर जो बटी थी और ये नगर निगमें अपने आप के अंदर इंडिविजुअली जो राजस्व, जो रेवेन्यू उनको अर्जित करना चाहिए था वो नहीं अर्जित कर पा रही थी
और इसके साथ साथ चलते चलते पिछले 7 साल के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की तीनों नगर निगमों को वित्त ढंग से उनकी मदद नहीं करी, उनको ब्लीड किया और उसके कारण से समय के ऊपर दिल्ली नगर निगम के अंदर हजारों कर्मचारियों को जो मासिक वेतन दिया जाना था वो दे पाने में नगर निगमें असमर्थ रही और जो रिटायर्ड कर्मचारी थे उनका भी रिटायर्ड भत्ते इत्यादि की पेमेंट। तो अब इस एकीकरण से किस तरह से ये हल हो पाएगा आपको लग रहा है? और क्या ये एमसीडी चुनाव को, विजय ज्वाली जी एक मिनट, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये सिर्फ पैंतरा है चुनाव को टालने का, क्योंकि एमसीडी चुनाव टले हैं और अब बीच में ये एकीकरण की बात आ गई। चुनाव और इनका क्या संबंध है? भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनावों से डरती नहीं है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 तो के अंदर एमसीडी भारतीय के जनता चुनाव को पार्टी टाला क्यों किया? ये आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी का जो आरोप है, कुलदीप कुमार जी, आप लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? हालांकि ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, एकीकरण तीनों नगर निगमों का और चुनाव, पर आपको क्या लग रहा है एमसीडी चुनाव से भाग रही है बीजेपी और बीच में ये एकीकरण का मुद्दा आ गया, ऐसा आरोप क्यों? नगमा जी, देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, सबसे मजबूत संगठन होने वाली का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, सबसे ज्यादा सांसद लेके बैठे वाली भारतीय जनता पार्टी, ज्यादातर नगर निगम सरकार इनकी, सबसे ज्यादा विधायक इनके पास, और ये केवल दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और पंजाब की जीत आम आदमी पार्टी के केजरीवाल से डर के चुनावों से भाग गए। आप सोचिए कि कितना हसरत तक है और कितना लोकतंत्र के लिए घातक है कि चुनाव से, तो चुनाव को टाला क्यों गया आपके हिसाब से? कुलदीप कुमार जी, क्यों टाला गया चुनाव को? क्योंकि आम आदमी पार्टी से डर गए, चुनाव तो होना है आज न कल, लेकिन इस बीच में ये जो एकीकरण हो रहा है निगमों का, उससे आप लोगों को क्या तकलीफ है? उससे क्या तो पूरे दिल्ली के लोग बोल रहे हैं, पूरी देश जनता बोल रही है आज के डर गई बीजेपी, चुनाव से भाग गई बीजेपी। अगर इनको एकीकरण करना था तो 7 साल से ये देश की संसद में बैठे हुए, पार्लियामेंट में बैठे हुए सरकार है इनकी, ये नगर निगम में 18 साल से लूटने का काम किया नगर निगम में। ये पिछले 7 साल में कोई बिल लेके नहीं आए, पिछले 15 साल में कोई बिल लेके नहीं आए, इनके नगर निगम के मेयर ने कोई मांग नहीं की। इनको आज चुनाव जो घोषणा होनी थी उससे आधे घंटे पहले इनको याद आता है कि हमें नगर निगम को एक करना होगा, हमें यूनिफाइड करना होगा। आपको क्या लग रहा है कि अब ये नगर निगम को एक कर देंगे अगर, तो इनको क्या फायदा होगा चुनाव में? अब उसके बाद अगर एमसीडी के चुनाव होते हैं तो देखिए, मुझे लगता है कि ये नगर निगम को एक करें चाहे जो मर्जी करें, फायदा तो इन्हें कुछ होने वाला नहीं है। तो दिल्ली के लोग मन मना चुके हैं एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लाने का, और केजरीवाल मॉडल को लाना चाहते हैं। वो इनसे दुखी हो चुके हैं। 15 साल का भ्रष्टाचार, चाहे बिल्डिंग के अंदर हो, चाहे तनख्वाह का मामला हो, सैनिटेशन वर्कर की सैलरी का मामला हो, वो लोग दुखी हो चुके हैं, इनसे परेशान हो चुके हैं। वो लोग चाहते हैं छुटकारा इनसे, ये तो वो तो चाहते हैं आप जब भी कराओ चुनाव जब से। तो ठीक है, फिर इस एकीकरण से आप लोगों को तकलीफ ही क्यों है, जब आपने कहा कि मन बना चुके हैं दिल्ली के लोग कि केजरीवाल को लाएंगे एमसीडी में? बहरहाल विजय ज्वाली जी, आप चुनाव कब कराएंगे? हाँ, चुनाव कब कराएंगे? हाँ, चुनाव, विजय ज्वाली जी, एकीकरण हो एकीकरण नहीं हो, सवाल यह है कि चुनाव टाले क्यों गए और आखिर चुनाव क्यों होंगे? क्या बीजेपी यहाँ पे एमसीडी चुनावों से डर रही है, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के? दिल्ली में आप तमाम जगह इतने, आपके पास विधायक, आपकी पार्टी इतनी जगह सत्ता में, राज्यों में, यहाँ पे एमसीडी चुनाव को टालने का क्या मकसद रहा? देखिए, दिल्ली नगर निगम को चुस्त और दुरुस्त करना केंद्र सरकार का पहला दायित्व है। मैं मान के चलता, अगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे 2011 में दिल्ली मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित ने दिल्ली के नगर निगमों को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए पहल ली थी, अगर अरविंद केजरीवाल अपने इनिशिएटिव पर दिल्ली नगर निगम की समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं होते, राजनीति नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा करते, तो ये स्वयं दिल्ली नगर निगम को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए ऐसा कोई कॉन्क्रीट और पॉजिटिव प्रपोजल लाते। प्रपोजल लाने के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री और सेंट्रल कैबिनेट को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं, जो दिल्ली की जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन नहीं है। आप दोबारा से सवाल, और जो आम आदमी पार्टी के समाधान करने के लिए वो इस बिल को लाने के लिए कटिबद्ध हैं, और भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव से डरती नहीं है। तो फिर ये बता दीजिए चलते चलते कि एमसीडी का जो चुनाव टला है वो कितने दिनों के लिए टला है? क्या अंदाजा है कि चुनाव कब होंगे एमसीडी के? विजय ज्वाली जी, देखिए, मेरा ये मानना है, ये बिल जब
लोकसभा के अंदर पारित हो जाएगा और जब इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, देर आए दुरुस्त आए, चुनाव तो होके रहेंगे। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने जो 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली की नगर निगमों को ब्लड की तरह जो उनसे रोका है, दिल्ली के कर्मचारियों की जो समय के ऊपर सैलरीज नहीं दे पाई है, उनके तो पहले यानी कि ये बिल आ जाएगा, इस पे मुहर लग जाएगी, उसके बाद ही चुनाव होंगे। एक आखिरी मौका आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को। जी नगमा जी, हाँ। दिल्ली के लोगों की जो खून पसीने की कमाई लेंटर की उगाई में भाजपा नेताओं ने नगर निगम में बैठ के चूसने का काम किया, लूटने का काम किया। दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं ये कब चुनाव कराएं और कब इनकी जमानत जब्त कराएं। मैं दावे से आपके चैनल पे कह रहा हूं, अगर दिल्ली में चुनाव होते जितना टालेंगे ना उतनी ही हार पक्की होगी। और हार ऐसी नहीं होगी, ऐसी हार होगी कि ये याद रखेंगे। उन्होंने 2014 में चुनाव टाले थे, 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी। अब की बार चुनाव टाल रहे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं 272 में 272 सीटें आम आदमी पार्टी के नगर निगम में आएंगी। ठीक और है, इस बहस को यहीं पे रोकते हैं। वो तो चुनाव होगा तो पता चलेगा कि लोगों का मन क्या बना हुआ है, और अगर चुनाव टलते हैं तो किसको फायदा होता है, या एमसीडी का एकीकरण होता है तीनों निगमों को तो किसका फायदा होता है। धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये प्रस्ताव जो है वो दे दिया गया है, इस बिल को पेश किया जाएगा इसी संसद सत्र में शायद, जैसी की खबर आ रही है। देश की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ के सुकमा में क्यों कलेक्ट्रेट घेरी आदिवासियों ने। छत्तीसगढ़ में बस्तर का सुकमा जिला माओवादी हिंसा के लिए अक्सर खबरों में रहता है। एक दिन पहले भी यहां पे सीआरपीएफ के जवानों पे माओवादी हमले की खबर आई थी, लेकिन आज हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने एक अलग खबर भेजी है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे सुकमा के आदिवासियों ने वहां के कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। आदिवासी समाज के नेतृत्व में हजारों किसान कलेक्टर विनीत नंदनवार को हटाने की मांग को लेकर सामने आए हैं, और मेरे साथ जुड़े हैं अनुराग इस खबर के ऊपर और विस्तार के साथ। ये पूरा मामला क्या है और आदिवासियों की शिकायत क्या है, अनुराग? देखिए नगमा, वैसे तो 20 सूत्रीय मांगे हैं सुकमा के आदिवासियों के, और काफी दिनों से नाराज हैं। सर्व आदिवासी समाज 11 तारीख को भी वहां के कलेक्टर विनीत नंदनवार से मिलने आया था, लेकिन उनका आरोप है कि काफी इंतजार के बाद भी कलेक्टर उनसे नहीं मिले, और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जितने भी वहां के आदिवासी हैं, माड़, मड़िया, घुरवा, ये सारे लोग, गोंड, ये सारे लोग वहां पर आए और उन्होंने बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिया। आपने जैसा मुझसे पूछा था कि इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं, तो उसमें है कि नगद भुगतान कर जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं 100 गड्डी का 700 रुपए किया जाए। महात्मा गांधी रोजगार योजना के अंतर्गत भुगतान जो है वो तत्काल किया जाए। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में गैर संवैधानिक रूप से बनाए गए 3 नगर पंचायत, जिसमें सुकमा, दोरनापाल और कोंटा को पुनः ग्राम पंचायत बनाया जाए। और इसके अलावा हजारों बेकसूर आदिवासियों को नक्सलियों के नाम पर जेल भेजा गया है, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। और ये मांग काफी पहले से लोगों को चली आ रही है। जो बेरोजगारी भत्ता जो सरकार ने कहा था वो दिया जाए, और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा कानून को शीघ्र लागू किया जाए। इसके अलावा भी और बेहतर शिक्षा, रोजगार को लेकर कई सारी ऐसी 20 सूत्रीय मांगे हैं, जिसको लेकर वहां का सर्व आदिवासी समाज कलेक्टर से मिलना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की। और इसके बाद आज उस गुस्से की परिणति इस तरह से कलेक्ट्रेट के घेराव में हुई है, जहां पर हजारों आदिवासी जुटे हुए हैं। जी जी, शुक्रिया आपका अनुराग। और वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके समर्थक बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। चुनाव में भी इस छवि को खूब भुनाया गया है। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा की उपाधि दे रहे हैं।
सुंदर पास 10 मार्च को योगी जी का बुलडोजर तेरा हिसाब करने के लिए कूच करेगा। ये माफिया बचने नहीं दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भले ही ये बात यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान कही, लेकिन राज्य में भी आरोपियों के घर बुलडोजर कई महीनों से चल रहे हैं। शायद इसलिए यूपी में बुलडोजर बाबा हैं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा। पोस्टर लगने से 48 घंटे पहले श्योपुर में नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी मोहसिन, रियाज और शाहबाज के घर ढहा दिए गए। सिवनी में कॉलेज छात्रा के साथ रेप के आरोपी हरिराम वर्मा, राहुल वर्मा, विकास सिंह, निरपत वर्मा, वीरेंद्र वर्मा के घर ढहाए गए। रायसेन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई, 30 से ज्यादा घायल हुए। अब आरोपियों के घर ढहा दिए गए। तो वहीं पोस्टर लगने के अगले दिन शहडोल में सामूहिक बलात्कार के आरोपी अब्दुल शादाब के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन 2 और आरोपियों राजेश और सोनू जॉर्ज के घर बुलडोजर नहीं आया। वहीं जावरा में अपहरण के आरोपी भूरू, जहरुद्दीन और उमर खां के निर्माण को तोड़ा गया। इन घटनाओं के 48 घंटे बाद भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने घर के बाहर होर्डिंग लगवा दिया, जिसमें लिखा कि बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। और निश्चित ही जो माफिया, जो 2 नंबर का काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए मामा का बुलडोजर हथौड़ा बनकर प्रहार कर रहा है। किसी भी तरह के माफिया को मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा और जो भी बेटी की सुरक्षा में बनेगा रोड़ा, मामा श्री शिवराज का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। कानून अगर इस बात की इजाज़त देता है तो ये बात पर बहस होनी चाहिए, बड़े बड़े वकीलों को इस पर बहस करना चाहिए, और कि किसी की संपत्ति को आप जो है किस अधिकार से नेस्तनाबूद करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश सरकार अगर इतनी इच्छा शक्ति रखती है लोगों को आपराधिक गतिविधियों को समाप्त करने की, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार में रोज़ प्रतिदिन चपरासी से लेकर अफसर तक करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जा रहे हैं। आप में हिम्मत है, साहस है, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाइए। खैर, इस पोस्टरबाजी के बीच राज्यसभा में पेश आंकड़े और एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2020 में महिलाओं से बलात्कार के 2339 मामलों के साथ राजस्थान और यूपी के बाद मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर था, लेकिन सजा सिर्फ 33.8% मामलों में हुई। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि राज्य में हर रोज 6 महिलाएं बलात्कार के शिकार हो रही हैं। राज्य में 2020 में ही महिलाओं ने अलग अलग अपराध से जुड़े 25,640 मामले दर्ज कराए। बावजूद इसके कांग्रेस बीजेपी के बीच कानूनी लड़ाई की वजह से महिला आयोग को मिलने वाली महिलाओं की शिकायतें सुनने के लिए जनवरी 2019 के बाद महिला आयोग के सदस्यों की संयुक्त बेंच तक नहीं बैठी है। आयोग में औसतन हर साल 3,000 शिकायतें आती हैं। आज की तारीख में महिला आयोग में 15,000 से ज़्यादा अर्जियां लंबित हैं। बुलडोज़र बाबा, बुलडोज़र मामा, ये सब चुनावी शगुफे हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित राज्य मध्य प्रदेश है। महिलाओं के प्रति अपराध में वो तीसरे नंबर पर है। बावजूद इसके 15 साल से सत्ता संभालने वाली पार्टी अगर पोस्टरों में ही खुद को बुलडोज़र मामा बताए, अपराध न रुकें तो हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी बात, सज़ा देना अदालत का काम है, प्रशासन का नहीं। घर तोड़ने पर निर्दोष परिजनों को भी सज़ा मिलती है। और तीसरी बात, बुलडोज़र तो मशीन है, लेकिन कहीं उसको चलाने वाले हाथ धर्म तो नहीं देख रहे। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब 12वीं के बाद कॉलेज एडमिशन के लिए दाखिले के लिए नंबर की होड़ नहीं होगी, बल्कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में कॉमन टेस्ट के जरिए छात्रों को आंका जाएगा। इस साल जुलाई में कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12वीं के नंबर नहीं, टेस्ट दिलाएगा दाखिला। अब तक कट ऑफ में अव्वल नंबर वाले ही जगह बना रहे थे, पर अब इस साल से नंबर गेम नहीं। यूजीसी के मुताबिक 2 पाली में मल्टीपल चॉइस वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा।
जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी। 13 भाषाओं में लिए जाने वाले टेस्ट में सवाल 12वीं के NCERT के सिलेबस से आएंगे। इस टेस्ट से रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो एक कॉमन टेस्ट के साथ साथ 12वीं के नंबरों का एक निश्चित प्रतिशत भी क्राइटेरिया के तौर पर रख सकते हैं। हम कल डिसाइड किया सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। ये टेस्ट हम जुलाई फर्स्ट वीक में कंडक्ट करेंगे। 2022-23 सभी यूजी एडमिशन्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होगा इनको CUET कंपलसरी है। 12वीं बोर्ड दे रहे छात्र अचानक आए फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, पर असमंजस में भी हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस चीज़ के लिए पढ़े। अब हम टर्म 2 के लिए पढ़े या फिर हम एंट्रेंस के लिए पढ़े। टेंशन तो बहुत है इस बारे में, क्योंकि पढ़ाई दोनों चीज़ों की करनी पड़ेगी। बट एक साथ सडनली अब इन्होंने बोला है कि हमारा 1 महीने जो 20 दिन का मुश्किल से हमारे पास टाइम होगा टर्म 2 के एग्जाम्स के बाद। पर मेरे हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेसिव आइडिया है, ये अच्छा है, क्योंकि हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, अपनी डिफ़िकल्टी लेवल होता है। जानकार मानते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ये एक अच्छा पॉजिटिव मूव है, क्योंकि इससे हमारा ध्यान लर्निंग और एप्टीट्यूड की तरफ ज़्यादा रहेगा रादर देन मार्क्स। क्योंकि कोई भी एंट्रेंस है उसका फॉर्मेट आता है एंड जनरली इट इज़ इन MCQ, सो इट हेल्प्स चिल्ड्रन फोकस मोर ऑन लर्निंग। बदलते वक्त में कल को लेकर आज का ये बदलाव अहम माना जा रहा है। दाखिले की इस नई व्यवस्था से कुछ के मन में चिंता चुनौती ज़रूर है, पर हर नई शुरुआत कभी न कभी कहीं न कहीं से तो होती ही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो आखिरकार जिस बात का डर था चुनाव के बाद वो हो ही गई, वो ये कि चुनाव तक तो पेट्रोल और डीजल किसी तरह से कंट्रोल में थे उनके दाम, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल महंगे हो गए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर आग लगती दिख रही है। तेल कंपनियों ने मंगलवार सुबह ठीक 6 बजे पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। 5 राज्यों में चुनावों के दौरान नवंबर के पहले हफ्ते में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद तेल कंपनियों ने कीमत फ्रीज कर दी थी, जिन्हें 137 दिन बाद हटा लिया गया है। दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसा महंगा होकर 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे महंगा होकर 110 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 84 पैसे महंगा होकर 105 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और चेन्नई में पेट्रोल 76 पैसा महंगा होकर 102 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। डीजल की कीमत भी पूरे देश में बढ़ गई है। दिल्ली में डीजल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा होकर 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। इलेक्शन था इसलिए कम था, अब इलेक्शन हो गया बढ़ा दिया रेट। अब रेट बढ़ा दिया। हाँ। और ये भी कहा गया तेल कंपनियों की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया यूक्रेन युद्ध की वजह से। वो तो ये इलेक्शन था नहीं, और इलेक्शन अगर नहीं होता ना तो उससे पहले ही तेल की कीमतें बढ़ रही थी, 115 तक पहुंच जाता तेल। वो तो इलेक्शन आ गया तो इसलिए डाउन रखा थोड़ा। तो कितना पर डे कितना आपको इस्तेमाल करना पड़ता है? मेरा 300-350 का पेट्रोल डलाता हूँ, 3 दिन चलता है मेरा। 3 दिन चलता है। और इस टाइम तो पता नहीं कम ही चलेगी, जब गाड़ी में उतना ही पेट्रोल लेना, 3 लीटर पेट्रोल आएगा। कभी तो बीच में 137 दिन तक कीमत नहीं बढ़ा तो आराम था। तो फिर तो 3-4 दिन 5 दिन चल जाता था। टाइम बच जाता था उस टाइम और ज़्यादा। तो लगता है कि टैक्स में अगर कटौती की जाए जो पेट्रोल डीजल पे लगता है तो थोड़ा राहत मिल सकता है। भाई सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, टैक्स में कटौती होगा सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, वो सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, पब्लिक के ऊपर बोझ पड़ेगी। वो तो ऑटोमेटिक वही चीज़ आके आती है ना, घूम फिर के वहीं आएगा। तो सरकार अपने घर से नहीं देगी, सरकार हमसे ही लेकर के सरकार हमको देगी। पिछले साल 4 नवंबर को जब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया था, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $82 प्रति बैरल थी, जो आज बढ़कर 118 से $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यानी पिछले 137 दिन में करीब 45% महंगी। कुछ ही देर बाद ये खबर आई
कि मंगलवार से ही एलपीजी भी महंगी हो गई है। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपया बढ़कर 949 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गई है। गृहिणी आशा रानी ने बताया कि एक सिलेंडर पर 50 रुपया बढ़ा है। महीने में तकरीबन 2 सिलेंडर लगते हैं तो साल का खर्च 1200 रुपए बढ़ गया। 50 रुपया बढ़ा है प्रति सिलेंडर, ये कैसे असर करेगा आपके बजट पे? सर मतलब एक तो हम लोग को 20 दिन ही एक सिलेंडर जाता है। अच्छा। तो 2 सिलेंडर लगेगा मतलब महीने का। तो ऐसे तो दिखने में 100 रुपया है, लेकिन साल भर का जोड़ो तो कितना हो जाता है, 1200 रुपये ऐसे ही हो जाता है। तो ये गृहिणी कैसे चलाएगी, किधर एडजस्ट करेगी, बच्चों का मतलब भवितव्य भी देखना पड़ेगा, उनके लिए कुछ बचाना पड़ेगा, तो बचाएगी कैसे, क्या करेगी? तो सरकार ने इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिलहाल यूक्रेन युद्ध को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। कच्चा तेल महंगा होता जा रहा है। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो इसका भारत पर सीधा असर पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल-पुथल बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में अगर कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में और महंगा हुआ तो भारत में पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं। मुंबई से सुनील सिंह और दिल्ली से शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।